बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 जून है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली खबर है जस्टिस काजी फायसा के हवाले से। इस खबर में आप नाज़रीन को बताएंगे कि जस्टिस काजी फायसा के मामले पर किस तरह से वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने सरेंडर कर दिया है, ब्लंडर कर दिया है, जिसके बाद जस्टिस काजी फायसा को आइंदा के लिए यानी मुस्तकबिल के लिए भी क्लीन चिट मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। इस खबर की डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो उनका बयानिया है फ़ौज के हवाले से, उस बयानिए से मौलाना फजलुर रहमान ने यू टर्न लिया। फ़ौज को एक पेशकश की गई मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, लेकिन इस पेशकश के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से फ़ौज पर कुछ संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए। इस खबर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौज को गुज़िश्ता रोज़ क्या पेशकश की और इस पेशकश के दौरान फ़ौज पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से किस किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, ये डिटेल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि जस्टिस काजी फायसा के मामले पर वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने किस तरह से किस तरीके से सरेंडर किया है, ब्लंडर किया है, तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर की तफसील में जाने से पहले मैं ये भी आप नाज़रीन को वाज़े तौर पे बताना चाहूँगा कि जस्टिस काजी फायसा के मामले पर वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का ये पहला सरेंडर या पहला ब्लंडर नहीं है, बल्कि दूसरा सरेंडर और दूसरा ब्लंडर है जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से किया गया है। पहला सरेंडर फ़रोग़ नसीम ने 19 जून 2020 को किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फायसा की आइनी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया और मुख्तसर फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये करार दिया गया कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जो रेफरेंस जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया है, इस रेफरेंस की तैयारी में नकाइस हैं और उन नकाइस की बुनियाद पर अदालत उज़्मा ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के उस रेफरेंस को, जो कि जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ था, उस रेफरेंस को कलअदम करार दिया। मुख्तसर फ़ैसले में ये कहा गया कि जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो तहकीकात की गई, वज़ारत कानून की जानिब से, एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से, वो तहकीकात करने से पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली गई। तहकीकात करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का IMC केस का फ़ैसला है, उस फ़ैसले को मद्देनज़र नहीं रखा गया और जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से बाला ये तहकीकात वज़ारत कानून और एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से की गई। इस फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंदन प्रॉपर्टीज़ की जो ख़रीदारी का मामला था उसे FBI को भिजवा दिया था और ये कहा गया था कि लंदन की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मलकियत सरीना ईसा की जानिब से जस्टिस काजी फायसा की जानिब से तस्लीम कर ली गई हैं, इस मामले की तहकीकात अब FBI को करेगा। अब जस्टिस काजी फायसा की सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त ये थी कि ये जो रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया है, इस रेफरेंस की तैयारी में हुकूमत की बदनीयती शामिल थी, जिसे हुकूमत की इस बदनीयती को अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया। जस्टिस काजी फायसा की आइनी दरख्वास्त को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ उस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया। जबकि इस फैसले के ख़िलाफ़ कानूनी माहिरीन की उस वक्त राय ये थी कि हुकूमत को इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाना चाहिए, लेकिन वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने अपनी जो कानूनी ज़िम्मेदारियाँ थीं वो अदा नहीं की, उन्हें पूरा नहीं किया गया वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से, और वो ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का 19 जून का जो फ़ैसला है जिसमें हुकूमत के रेफरेंस को अदालत ने कलअदम करार दिया है, दरअसल ये फ़ैसला हुकूमत के हक़ में है, वज़ारत कानून के हक़ में है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हक़ में है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हक़ में है। जबकि दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन ये कह रहे थे कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ आया है, हुकूमत को नज़रसानी में जाना चाहिए। तो ये पहला ब्लंडर किया गया और ये दावे किए जाते रहे कि फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला FBI को भिजवा दिया है। गो कि उस फैसले के बाद जस्टिस काजी फायसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और वकला की दीगर तंजीमों की जानिब से
नजर ثانی की दरख्वास्तें दायर की गईं और नजर ثانی की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनकी अहलिया को इस सारे मामले से क्लियर कर दिया है। अब उस तफसीली फ़ैसले का जो कि 26 अप्रैल का मुख्तसर फ़ैसला है, उसके तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन 26 अप्रैल के इस फ़ैसले के बाद हुकूमत की जानिब से 24 गालिबन जून को 24 जो है वो मई को नजर ثانی की दरख्वास्तें दायर की गईं। और दूसरा जो ब्लंडर किया गया वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से, दूसरा जो सरेंडर किया गया वो नजर ثانی की दरख्वास्तों में किया गया। वो सरेंडर क्या था, ब्लंडर क्या था, वो भी उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन को मैं बता देता हूँ। ब्लंडर और सरेंडर ये था नाज़रीन वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का कि 25 मई को जो नजर ثانی की दरख्वास्तें दायर की गईं, गो के उन नजर ثانی की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए। कमोबेश 9 एतराज़ जो है वो रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए थे। लेकिन उन नजर ثانی की दरख्वास्तों में जो प्रेयर की गई उसमें 2 प्रेयर्स ऐसी शामिल थी जिस पर कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ये प्रेयर्स करके वफाकी हुकूमत ने अपने हाथ जो है वो ख़ुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में दे दिए हैं। अपने हाथों को ख़ुद जो है वो बंद कर दिया गया है, रस्सियाँ लगा दी गई हैं हुकूमत की जानिब से इस किस्म की प्रेयर करके। प्रेयर उसमें नाज़रीन ये थी, 2 प्रेयर्स ये थी कि एक तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत को नया रेफरेंस दायर करने की इजाज़त दी जाए, और दूसरी प्रेयर ये थी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ नई तहकीकात करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इंक्वायरी तहकीकात ऑथोराइज़ करने की इजाज़त दी जाए। ये जो नाज़रीन 2 प्रेयर थी, इसके ऊपर कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये भी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का दूसरा बड़ा ब्लंडर है, दूसरा बड़ा सरेंडर है, जिस पे इस बात का इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक मरतबा फिर क्लीन चिट मिलने का इम्कान है। कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 209 को पढ़ा जाए तो वो बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी आला अदलिया के जज के ख़िलाफ़ अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, उनका एहतसाब करना है, और अगर आपके पास मवाद मौजूद है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट की जा सकती है और ये कंप्लेंट कोई भी आम शहरी कर सकता है। लेकिन अगर हुकूमत के पास कोई मवाद आया है तो सदर मुमलिकत के ज़रिए उस जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, कानून और आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस रेफरेंस को कलअदम करार दे देती है, तो कानून में कहीं ये कदगन नहीं है, कहीं ये रुकावट या बार नहीं है कि उस जज के ख़िलाफ़ दूसरा रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या दूसरी कंप्लेन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर नहीं की जा सकती। ये जो 2 प्रेयर्स थी, इस पर मैंने कानूनी माहिरीन से पूछा कि जब कानून किसी किस्म की कदगन नहीं लगाता, आइन भी किसी किस्म की कदगन नहीं लगाता, तो वफाकी हुकूमत को, वजारत कानून को इन प्रेयर्स को अपनी नजर ثانی की दरख्वास्तों में शामिल करने की ज़रूरत क्या थी। तो उन कानूनी माहिरीन का, जिसमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। अगर हुकूमत के पास कोई नया मवाद है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मामले पर, जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की इजाज़त लेने की वफाकी हुकूमत को ज़रूरत नहीं थी। वफाकी हुकूमत को ये जो प्रेयर की गई है नजर ثانی की दरख्वास्तों में, इसकी कोई मंतक नहीं बनती थी। अगर मवाद है तो हुकूमत जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ नई तहकीकात भी कर सकती है, नया रेफरेंस भी दायर कर सकती है। लेकिन वहीं कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि ये प्रेयर जो है नजर ثانی की दरख्वास्त में शामिल करके वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मामले पर अपने हाथ खुद जो है वो रस्सियों से बांध दिए हैं। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अब हुकूमत को ये दुआ करनी चाहिए कि ये नजर ثانی की दरख्वास्तें पहले तो समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, और अगर नजर ثانی की दरख्वास्तें, वैसे कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है और ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर नजर ثانی आ जाती है तो उस नजर ثانی के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दूसरी नजर ثانی की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। तो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि पहले तो सबसे बड़ी रुकावट यह है कि दूसरी नजर ثانی की दरख्वास्त नहीं दायर की जा सकती। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एतराज़ात पर अपील दायर होने के बाद इन नजर ثانی की दरख्वास्तों को समाअत के लिए लगा देती है, और समाअत में नजर ثانی की दरख्वास्तों पर समाअत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगर हुकूमत की इस क्यूरेटिव नजर ثانی की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया, तो फिर हुकूमत के लिए, वजारत कानून के लिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ नई तहकीकात करने का, नया रेफरेंस दायर करने का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हुकूमती कानूनी माहिरीन और कुछ आज़ाद माहिरीन का यह कहना है कि अब हुकूमत दुआ ये करे कि ये नजर ثانی की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हो,
क्योंकि अगर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी तो ये मामला जो है अदालत के सामने नहीं आएगा, और अदालत के क्योंकि मामला अगर सामने नहीं आएगा तो अदालत का फैसला नहीं होगा। तो इस तरह से एक कानूनी या आइनी कदगन से हुकूमत जो है बच जाएगी। और मुस्तकबिल में अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ कोई मवाद आता है लंदन की प्रॉपर्टीज से हटके, या अगर FBR से ये मामला होता हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ FBR का फैसला आ जाता है, तो फिर इस मामले पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। लेकिन जो ब्लंडर किया गया है, इस ब्लंडर से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को मुस्तकबिल के लिए क्लीन चिट मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। अब दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं कि कल गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान की जानिब से किस तरह से अपने बयानिए से यू टर्न लिया गया, फ़ौज को पेशकश की गई मौलाना फजल रहमान की जानिब से। लेकिन उस पेशकश के साथ मौलाना फजल रहमान ने पेशकश के साथ साथ फ़ौज पर कुछ संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। कल पेशावर में मौजूद थे मौलाना फजल रहमान, और उनकी जानिब से कहा गया मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि अपनी शराइत के ऊपर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जहाँ नाम आ जाता है तो उससे साफ मुराद जो है वो फ़ौज होती है, उसका मतलब फ़ौज होती है कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके किस इदारे को जो है वो मुखातिब किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कल के बयान में कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी शराइत पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये भी बता देता हूँ कि फ़ौज पर क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए, और फिर इस खबर पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। मौलाना फजल रहमान ने नाज़रीन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ ये पेशकश की, वहाँ फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया कि मुल्क में एक बार फिर दहशत गर्दी बढ़ रही है। और ये कहा मौलाना फजल रहमान कि ये दहशत गर्दी क्यों सर उठा रही है। हमें शुबा ये है कि इस किस्म के हालात रियासत और रियासती इदारों के नाक के नीचे पैदा होते हैं, और इन आँखों के सामने ये हालात रूनुमा होते हैं। बल्कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं ये गुस्ताखी भी करूँगा कि इस किस्म के हालात जानबूझकर पैदा किए जाते हैं ताकि उन इलाकों में जहाँ पर फ़ौज मौजूद है, यानी कबायली इलाकों की मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं कि उन इलाकों में इस किस्म के हालात पैदा करके फ़ौज की वहाँ मौजूदगी का जवाज़ पैदा किया जाए ताकि फ़ौज को वहाँ रहने का जवाज़ मिल सके। तो ये एलिगेशन लगाया गया है कि अगर कबायली इलाकों में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पाक फ़ौज का एस्टेब्लिशमेंट का जो है हाथ मौजूद है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि फ़ौज वहाँ पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए इस किस्म के हालात वहाँ पर पैदा करती है ताकि फ़ौज को वहाँ हर हाल में रहने दिया जाए, फ़ौज का वहाँ रहने का जवाज़ बरकरार रहे। तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया गया फ़ौज पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान ने पेशकश की है, अक्टूबर 2019 में जब मौलाना फजल रहमान धरना लेके इस्लामाबाद में आए थे, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने यह दावा किया था कि उन्हें मुख्तदर हलकों की जानिब से कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई थी। लेकिन बाद अज़ा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुख्तदर हलकों की जानिब से कराए गए उन यकीन दहानियों पर अमल नहीं किया गया, तो लिहाजा अब हम इस्टेब्लिशमेंट के किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठेंगे। और फिर गुज़िश्ता साल सितंबर 2020 में PDM के नाम से एक प्लेटफार्म बनाया गया, और उस प्लेटफार्म में भी इस अज़म का इयादा किया गया था, इस बात का इजहार किया गया था कि फ़ौज के साथ किसी किस्म की बात नहीं की जाएगी, फ़ौज से हम दूर रहेंगे, हम अपना मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में लेके जाएंगे, जो फैसला करना है अब पाकिस्तान की अवाम ने करना है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से किसी किस्म की गुफ्तो शनीद जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान कल ये कह रहे हैं, क्योंकि मफाहमत की पॉलिसी का शहबाज शरीफ ने आगाज़ कर दिया है, और अपनी पार्टी के अंदर पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने अपने पार्टी के लोगों को कहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात नहीं की जाएगी। और उसके बाद अब मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि अगर हमारी शराइत मंजूर हों तो हम फ़ौज के साथ बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो सिविल सुपरमेसी की बात की जाती है अपोजिशन की जमातों की जानिब से, दूसरी तरफ इस तरह की पेशकश करके वो अपने बयानिए की खुद नफ़ी कर देते हैं, अपने बयानिए से यू टर्न ले लेते हैं। तो इस पर मौलाना फजल रहमान से अगर सवाल हो किसी सहाफ़ी का कि आप एक तरफ, और अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों से भी, कि आप एक तरफ जो है वोट को इज़्ज़तों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ आप फ़ौज के साथ डील करने के लिए, फ़ौज के साथ बैठने के लिए, फ़ौज के साथ चाय की एक प्याली का कप पीने के लिए उसकी भी आप बात करते हैं, तो ये आपके अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद मौजूद है। तो सबसे पहले तो अपोजिशन के जमातों से इस बयानिए के ऊपर, इस तरह के बयानात के ऊपर वजाहत होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल पेशकश मौलाना फजल रहमान ने की है, फ़ौज की जानिब से ऐसी कोई पेशकश जो है वो हमें नज़र नहीं आई कि जहाँ फ़ौज ने कहा हो या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हो कि हमारे साथ बैठें
اور ہم اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں، جو ان کی تشویش ہے، اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یک طرفہ یہ مولانا فضل الرحمان کی پیشکش ہے، لیکن جو الزامات ہیں فوج پر لگائے گئے وہ بڑے